नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमने पूर्व की क्लासों में राष्ट्रपति के बारे में एक स्टेप वाइज अध्ययन किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने सामान्यकालीन शक्तियों को पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं और आपातकालीन शक्तियों में भी हमने जो पहली राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है अनुच्छेद 352, जिसमें कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों के आधार पर या फिर इनमें से किसी एक के आधार पर राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा कर सकता है। इसके बारे में हमने पूर्व की क्लास में अध्ययन किया था। मित्रों, जैसा कि हमें पता है कि इससे जो आगे की राष्ट्रपति की जो आपात शक्ति है वो कौन सी है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। इस अनुच्छेद 356 में जो राष्ट्रपति की आपात शक्ति है वो कौन सी है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन। मित्रों, ये राष्ट्रपति शासन राज्यों में कैसे लगाया जाता है, उसका क्या आधार होता है कि किन किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? इसके लिए मित्रों दो आधार हैं कि राष्ट्रपति राज्यों में दो आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। वो देखना है कौन कौन से आधार हैं। देखो, इसके लिए आधार कितने हैं? दो। एक तो कौन सा है? अनुच्छेद 356 का, कि संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक तो क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, तंत्र की विफलता पर। और दूसरा क्या है? अनुच्छेद 365। ये क्या कहता है कि केंद्र के निर्देशों की राज्य यदि अनुपालना नहीं करता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्या होता है इसमें कि केंद्र के निर्देशों की अनुपालना राज्य नहीं करता है। केंद्र के निर्देशों की पालना यदि कोई राज्य नहीं करता है तो ऐसा माना जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और इस आधार पर भी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो मित्रों, ये दो आधार होते हैं अनुच्छेद 356 का कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के अनुसार किसी राज्य की शासन व्यवस्था सही संचालित नहीं हो रही है, अर्थात वहां की राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति ऐसी कंडीशन में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। मित्रों, दूसरा क्या है इसमें? केंद्र के निर्देशों की अनुपालना, यानी केंद्र ने किसी राज्य को निर्देश दिए हैं नियमों का पालन करने के लिए, तो यदि वह राज्य उन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नहीं करता है तो ऐसा माना जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है। तो इसके दो बेस होते हैं, दो कंडीशन के आधार पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब इसकी प्रोसीजर क्या होती है कि राष्ट्रपति कैसे इसकी राष्ट्रपति शासन की राज्य में उद्घोषणा करता है? मित्रों, एक शब्द है जो आपातकाल। तो अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कि जो हम बोलते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल, ये नहीं है।
संविधान में इसके लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं है, राष्ट्रपति शासन बोला जाता है इसको। ये दो कंडीशन होते हैं। अब इसके हम पढ़ेंगे प्रोसीजर कि किस आधार पर राष्ट्रपति राज्य में शासन लगा सकता है, क्या प्रोसीजर होती है इसके। तो नेक्स्ट मित्रों इसके आगे देखना है हमें कि प्रोसीजर क्या होती है इसके, कि राज्यपाल कौन करे, राज्यपाल की सूचना पर या फिर किसी अन्य माध्यम यानी और कोई माध्यम से यदि राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए कि राज्य में संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है राज्य सरकार, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता है, घोषित राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। एक तो क्या है, राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल की सूचना के माध्यम से कि राज्यपाल अनुशंसा भेजे राष्ट्रपति के पास, या फिर किसी अन्य माध्यम से भी राष्ट्रपति को यह पता लग जाए कि अमुक राज्य के अंदर संविधान के नियमों के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी भारत का राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। मित्रों, इस राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सूचना दे दी है, क्या कर दी है, अनुशंसा भेज दी है। उसके बाद राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लागू करता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है राज्य में, यानी उद्घोषणा की तिथि से 2 माह के अंदर, कितने माह में, 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर संसद के द्वारा इसे साधारण बहुमत से इस घोषणा को संसद के द्वारा अनुमोदित करना होता है। क्या करना होता है, अनुमोदित करना होता है। उस घोषणा को, राष्ट्रपति की घोषणा को अनुमोदित करके उसको स्वीकृति प्रदान करनी होती है। संसद ने, मान लो जैसे राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी है और उद्घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों ने, मान लो जैसे लोकसभा ने अनुमोदित नहीं किया है, और अनुमोदित करने से पहले ही यदि लोकसभा भंग हो जाती है, मान लो कि लोकसभा ने इस उद्घोषणा को अनुमोदित नहीं किया है और अनुमोदित नहीं करने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई है, तो उसके बाद नई लोकसभा गठित होकर आती है। जब नई लोकसभा गठित होती है तो नई लोकसभा का पुनर्गठन होता है, तो उसकी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अर्थात 1 माह के भीतर इस राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को लोकसभा के द्वारा भी अनुमोदित करना होता है। मान लो लोकसभा भंग हो गई है और राज्यसभा ही है, तो राज्यसभा के द्वारा उसे कितने माह में अनुमोदित करना होगा, 2 माह के अंदर। और यदि दोनों सदन प्रक्रियाधीन हैं तो ऐसी कंडीशन में भी कितने माह में अनुमोदित करना होगा, उसको 2 माह के अंदर अनुमोदित करना होता है। सीधी सी सिंपल सी बात है दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन की जब उद्घोषणा हो जाती है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर अनुमोदित करना होता है। 2 माह के बाद वह, यानी 2 माह में उसको अनुमोदित कर दिया गया है, तो संसद के द्वारा अनुमोदित होने के बाद वह उद्घोषणा कितने माह के लिए लागू हो सकती है, 6 माह के लिए। 6 माह तक वह उद्घोषणा लागू रह सकती है उस राज्य के अंदर। मित्रों, 6 माह पर संसद के द्वारा इसे अनुमोदित करके यानी 6 माह के बाद इसको अनुमोदित करना होता है, और 6 माह बाद संसद के द्वारा अनुमोदित करके इसको अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है।
यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय अवधि के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए लागू रह सकता है। मित्रों, इसमें होता क्या है कि 1 वर्ष के बाद यदि इस राष्ट्रपति शासन को राज्य में बढ़ाना है तो 2 बेस होते हैं, उन्हीं के आधार पर 2 में से एक बेस के आधार पर भी आगे बढ़ाया जा सकता है। वो 2 बेस कौन कौन से होते हैं? यदि 352 अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, देखो संविधान में इस राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का भी उल्लेख नहीं है। क्या उल्लेख किया गया 352 में? आपात उद्घोषणा। लेकिन हमारे आम बोलचाल की भाषा में कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। वरना संविधान में किस शब्द का उल्लेख है? आपात उद्घोषणा का उल्लेख किया गया है। यदि देश में पहले से अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा हो रखी है तो ऐसी कंडीशन में भी उस राज्य में 1 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, निरंतर आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अधिकतम अवधि आपको याद रखनी है, कितने वर्ष होती है? 3 वर्ष तक एक राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। दूसरी क्या कंडीशन है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग यह लिखित में प्रमाण पत्र देता है कि जिस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उस राज्य में चुनाव करवाए जाने संभव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी मित्रों इस राष्ट्रपति शासन को उस राज्य में लागू किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या है दूसरी कंडीशन? कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग यह लिखित में प्रमाण पत्र देता है कि उस राज्य के अंदर चुनाव करवाए जाने संभव नहीं है। तो इन दोनों बेस के आधार पर या तो दोनों हो या फिर दोनों में से एक कंडीशन भी होती है, चाहे 352 वाली हो चाहे ये दूसरी केंद्रीय निर्वाचन आयोग की, तो इसे 1 वर्ष के बाद भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम अवधि का प्रावधान है कि 3 वर्ष तक एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन मित्रों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और है कि यदि किसी राज्य में 3 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करने के बाद इसे 3 वर्ष के बाद भी आगे बढ़ाया जा सकता है। मित्रों ऐसा हुआ भी हमारे भारत के संवैधानिक आज तक के कालखंड के इतिहास में पहली बार 1987 से और 1992 तक लगभग 5 वर्ष तक पंजाब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। देखो मित्रों यह अनुच्छेद कहता तो क्या है कि अधिकतम अवधि कितनी है? 3 वर्ष, लेकिन कंडीशन वश यदि 3 वर्ष के बाद में भी राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और आज तक के इतिहास में कहां पर हुआ? पंजाब राज्य में, कि 3 वर्ष के बाद में भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कितने वर्ष तक रहा? 5 वर्ष तक। सबसे ज्यादा समय अवधि तक पंजाब राज्य में ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। मित्रों ये तो होती है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की, कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है और इस राष्ट्रपति शासन को समाप्त कैसे कर सकते हैं, इसका क्या बेस होता है? यानी राष्ट्रपति शासन को समाप्त कैसे करते हैं, यह हमें देखना है कि लागू करने की प्रोसीजर हमने पढ़ी कि कैसे लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन। साथ में मित्रों की इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रपति अपनी दूसरी उद्घोषणा से इस राष्ट्रपति शासन को राज्य से समाप्त कर सकता है कि राष्ट्रपति अपनी एक घोषणा करे कि इस राज्य से राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाता है। एक तो इससे राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति स्वयं ही घोषित कर दे कि राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाता है। इस प्रकार से
ये राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की प्रक्रिया होती है कि राष्ट्रपति अपने ही इस आदेश से, घोषणा से इसको समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट मित्रों क्या है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उसका प्रभाव क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है और राष्ट्रपति शासन लागू होने का प्रभाव क्या होता है। राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होता है। देखो मित्रों, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो इसका राज्य की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है कि राष्ट्रपति होता है, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है उसकी कार्यपालिका शक्तियों को अपने पास ले सकता है। कार्यपालिका शक्तियों को उस राज्य से छीन सकता है, यानी उस राज्य से कार्यपालिका शक्तियां अपने पास ले सकता है। और उन कार्यपालिका शक्तियों को, यानी राष्ट्रपति ने जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है उस राज्य से उन कार्यपालिका शक्तियों को लेकर और वह केंद्र सरकार को दे देता है। किसको दे देता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ही फिर उनके ऊपर क्या बनाती है? कानून बनाती है। जब वहां से शक्तियों को, कार्यपालिका शक्तियों को, विधायी शक्तियों को राज्यों से ले लिया गया है, उसके बाद में उन शक्तियों को केंद्र सरकार को दे देता है। केंद्र सरकार ही उनके ऊपर कानून बनाती है। इस प्रकार से ये इनके प्रभाव होते हैं। तीसरा क्या होता है कि विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। मित्रों, जब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को भी भंग कर सकता है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है कि विधानसभा को भंग किया जा सकता है। चौथा क्या है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उसके राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास चला जाता है? राष्ट्रपति के पास चला जाता है कि राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्या है मित्रों इसी में कि उस राज्य का जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है उस राज्य का बजट भी केंद्र सरकार पारित करती है। क्या करती है? केंद्र सरकार ही उस राज्य का बजट पारित करती है। इस प्रकार से मित्रों अनेकों कई प्रभाव पड़ते हैं कि जब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अर्थात राज्य की सभी शक्तियां कहां पर चली जाती हैं? केंद्र के अधीन चली जाते हैं। और केंद्र मतलब राष्ट्रपति होता है, जब राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल के माध्यम से वहां पर शासन करता है। मतलब एक तरीके से राज्यपाल केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में उस राज्य में काम करता है। इस प्रकार से भारत के यहाँ पर संविधान में ये प्रावधान है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जा सकता है। मित्रों देखो, अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन बहुत ज्यादा हमारे भारत के अगर संवैधानिक व्यवस्था को देखा जाए तो सबसे ज्यादा विफलता की ओर, सबसे ज्यादा आलोचना की ओर मुझे भी लगता है और संविधान के विद्वानों को और संविधान की ये कमियां भी मुझे महसूस होती हैं कि इसका दुरुपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है अनुच्छेद 356 का। कि जब हमने देखा है कि केंद्र में जिस दल की पूर्ण बहुमत सरकार होती है वह दल राज्यों की जो सरकारें होती हैं उनको गिराकर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देती हैं। ऐसा हमारे यहाँ पर इतिहास में हुआ भी है। सर्वाधिक बार 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ तो 1977 से और 1980 तक इंदिरा जी, मोरारजी देसाई की सरकार ने, पहले इंदिरा जी ने इसका प्रयोग किया, उसके बाद में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने किया।
इंदिरा गांधी ने तो इस अनुच्छेद 356 का प्रयोग 50 बार, सर्वाधिक आज तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा यदि राष्ट्रपति शासन उनके कार्यकाल में लगा तो कितनी बार लगा था? 50 बार लगा था। तो मित्रों, अनुच्छेद 356 का यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। जब जब भी केंद्र में ज्यादा बहुमत की सरकारें बनती हैं तो वो इसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा प्रावधान भी हमें अगर इतिहास में हम देखें तो एक केस है, कौन सा? एसआर बॉम्बई केस। उसके बारे में हम देखते हैं कि इसी अनुच्छेद 356 के विरोध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बॉम्बई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दर्ज की थी। देखो उस केस में क्या है, थोड़ा सा हम उस केस के बारे में जानते हैं कि 1994 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे एसआर बॉम्बई सर, बॉम्बई बोलते हैं इसको, एसआर बॉम्बई मुख्यमंत्री थे वहां के। केंद्र सरकार ने यह कहते हुए इनकी सरकार गिरा दी थी कर्नाटक की कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है आपकी। किस आधार पे? कि आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। और एसआर बॉम्बई जो सीएम थे कर्नाटक के, इनकी सरकार को गिरा दिया गया। एसआर बॉम्बई साहब ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। कहां पर गए? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। और इन्होंने अपील की कि मेरी सरकार को केंद्र की सरकार ने दुरुपयोग कर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके और मेरी सरकार को गिरा दिया। इस केस की सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने। एसआर बॉम्बई केस की, ये मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, इन्हीं के नाम से केस दर्ज हुआ और हमारे इतिहास में इस केस को भी किस नाम से जाना जाता है? एसआर बॉम्बई केस 1994। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या डिसीजन दिए, अपने क्या निर्णय दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी थोड़ा सा भी आशंका होते ही अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया जाए। अंतिम विकल्प, जब कुछ भी शेष नहीं बचे तब जाकर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी एक निर्णय तो क्या था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए, के रूप में किया जाना चाहिए। दूसरा मित्रों क्या कहा कि केंद्र में जिस बहुमत की सरकार है, यानी जिस दल की वहां पर सरकार है केंद्र में, और उसके विपरीत यदि किसी राज्य में दल की सरकार है, यानी केंद्र में किसी दूसरे दल की सरकार है और राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार है, तो ऐसी कंडीशन में भी उस राज्य में केंद्र सरकार को अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए और वहां पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या कहा कि केंद्र में यदि दूसरे दल की सरकार है और राज्यों में विपरीत दल की सरकार है तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि राग द्वेष के आधार पर उस सरकार को गिरा दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे अभी भी देख रहे होंगे हाल ही में कि लोकतंत्र की व्यवस्था में संविधान के नियमों को ताक में रखकर और इस अनुच्छेद 356 का बहुत बार दुरुपयोग होते हुए देखा होगा आपने। दूसरा मित्रों, इसी में जो कहा गया कि राज्यों में पंथ निरपेक्षता की विफलता को भी संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। क्या कहा कि पंथ निरपेक्षता कि राज्य में यदि पंथ निरपेक्षता की विफलता है, की विफलता को भी क्या माना जाएगा? संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा और उस राज्य में इस आधार पर पंथ निरपेक्षता के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी पहली बार एसआर बॉम्बई केस में इस पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा भी घोषित किया गया था। कौन से केस में? एसआर बॉम्बई केस में कि पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा, जो बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में
ये दिया गया था संविधान का मूल ढांचा, कि हम संविधान को रीराइटिंग नहीं कर सकते, संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। तो इस पंथ निरपेक्षता को मित्रों कब घोषित किया गया था संविधान का मूल ढांचा? एसआर बोम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था। इस प्रकार से इसे एसआर बोम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट में अनेकों निर्णय दिए कि अनुच्छेद 356 का अंतिम विकल्प में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ आशंका के आधार पर ही केंद्र में यदि किसी दूसरे दल की सरकार है और किसी दल की सरकार है और विपरीत दल की सरकार राज्यों में है, तो इस आधार पर भी ये राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये राष्ट्रपति शासन है, यह हमारे देश में इन आधारों पर लगाया जा सकता है। आज तक के हमारे भारत के इतिहास में सर्वाधिक समय तक पंजाब राज्य में कहां पर लागू हुआ था? पंजाब राज्य में 1987 से 1992 तक। कितने वर्ष लागू हुआ था? 5 वर्ष तक। और बात करें कि यदि सबसे पहले भारत में कहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो ये लंबे समय तक भी पंजाब में, और पहली बार भी कहां पर लागू किया गया था? पंजाब राज्य के अंदर ही राष्ट्रपति शासन 1951 में लागू किया गया था। कब लागू हुआ था? 1951 में। भार्गव मंत्रिमंडल को भंग करके और पंजाब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया था। बात करें यदि मित्रों हम राजस्थान की, कि आज तक राजस्थान के इतिहास में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, यानी राजस्थान स्टेट की बात की जाए कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग राजस्थान में कितनी बार हुआ था? मित्रों राजस्थान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग 4 बार हुआ। 4 बार राजस्थान में। चार बार हुआ है। पहली बार कब हुआ? 1967 में। 1967 में हुआ। दूसरी बार कब हुआ? 1977 में, 1980 और 1992। ये 4 वर्षों में राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 67, 77, 80, 92। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। और राज्यपाल कौन थे? ये थे संपूर्णानंद। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया सीएम थे और राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। दूसरी बार लगा राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 1977 में। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। और तीसरी बार जब लगा था राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, तो कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। और चौथी बार भी कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। पहली बार में राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। दूसरी बार में कौन थे? वेदपाल त्यागी। दूसरी बार में कौन थे? वेदपाल त्यागी। तीसरी बार में कौन थे? रघुकुल तिलक। तीसरी बार में कौन थे? रघुकुल तिलक। और चौथी बार में कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी। एम चेन्ना रेड्डी। इस प्रकार से मित्रों राजस्थान के अंदर आज तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। 67, 77, 80, 92। मोहनलाल सुखाड़िया सेकंड बार में हरदेव जोशी थे, तीसरी बार में भैरव सिंह शेखावत, चौथी बार में भी भैरव सिंह शेखावत, संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, एम चेन्ना रेड्डी। मित्रों अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इनमें सर्वाधिक अगर पूछा जाता है तो राज्यपाल के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार राज्यपाल कौन था, चौथी बार कौन था, तीसरी बार कौन था, दूसरी बार कौन सा था। तो इस प्रकार से आपको इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे राजस्थान में यहाँ पर जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो ये राज्यपाल किस समय कौन कौन सा राज्यपाल था। तो आज की क्लास में मित्रों हमने अनुच्छेद 356 के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन किया। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको इस तथ्यों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी।
यदि ऐसा है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।